और महामंदी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। ठीक है, तो 1929 से शुरुआत हुई और 30 का जो दशक रहा यानी 1931, 1932, 33, 34, 35, ये सब दौर क्या हुआ, महामंदी का चलता रहा। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। कारण आप लोगों को पता ही है, इस पैराग्राफ को आप ऐसे ही पढ़ लेंगे। आपको पढ़ने के बाद खुद ब खुद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतिहर उत्पादों की कीमतों में ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी के कई कारण थे, यह हम पहले ही देख चुके हैं। युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी। तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सकें। ठीक है, तो चूंकि लोग सामान्य तौर पे ये सोच रहे थे कि चलो कम ही दाम मिल रहे हैं हमें हमारी वस्तुओं के, लेकिन क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का हम विक्रय करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त होंगे, लेकिन इसका लाभ कोई नहीं होने वाला था। क्यों? क्योंकि कारण ही वही था कि उत्पादन क्या हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था। और जब किसान इस नजरिए से, इस दृष्टिकोण से उत्पादन को और ज्यादा बढ़ा देंगे तो जो वर्तमान में दर है वह और भी ज्यादा गिर जाएगी। ठीक है, तो उत्पादन बढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला था। देखिए यहां पे एक चित्र है, आप इसे देख सकते हैं। आपको जो बुक मिली हुई है, जो मेरे द्वारा ऑनलाइन आपको उपलब्ध कराई गई है, उस चैप्टर में आपको यह चित्र दिखाई देगा। ठीक है, यह चित्र लेने वाली डोरोथी लेग ने इस भूखी मां के साथ अपनी मुलाकात के क्षणों को याद करते हुए बहुत साल बाद यह कहा था। चित्र तो खींची थी काफी पहले, लेकिन काफी लंबे अरसे बीत जाने के बाद इन्होंने इसके बारे में इस वक्तव्य दिया था, इस चित्र के बारे में। मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा और मानो किसी चुंबक से खींची मैं उसकी ओर बढ़ती चली गई। मैंने न तो उसका नाम पूछा, न उसके अतीत के बारे में सवाल किए। उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा कि उसकी उम्र 35 साल है। उसने कहा कि वे लोग, कौन से लोग, यानी उसका परिवार, जिसमें वो औरत खुद महिला जो मां थी, उसके 7 बच्चे थे, आसपास के खेतों में जाड़ों से जमी पड़ी सब्जियों, यानी क्या, बर्फ से जो सब्जियां जम गई थी ठंड के कारण, उनके उससे और परिंदों के सहारे जिंदा है। परिंदे यानी पक्षियों के सहारे, उन पक्षियों को जिन्हें उसके बच्चे मार के लाते हैं, वो वहां बैठी थी
अपने बच्चों को चिपटाए, शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी कोई मदद कर सकती है। ठीक है, तो ये वो तस्वीर है, आप देख सकते हैं, ये वो महिला है। ठीक है, और ये उसके अभी पास में 2 बच्चे हैं, और क्या है, और भी 5 बच्चे हैं जो अपने भोजन की तलाश में गए हैं। ये महामंदी का चित्र है। ठीक है, महामंदी के दौरान ये चित्र लिया गया था। तो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि भूखमरी किस हद तक, किस कदर क्या थी, बढ़ गई थी। आइए आगे देखते हैं। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कीमतें और नीचे चली जाएंगी। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। यानी जो खेतों में अनाज उगाए जाने लगे, उगाए गए थे, वो क्या था, बाजार में चूंकि बहुत ज्यादा अनाज हो गया था, तो व्यापारी भाई कहां से खरीदे, कितना खरीदे, क्योंकि वो भी तो खरीद के लाएंगे तो उनका नुकसान ही होगा, क्योंकि उतने बेच नहीं पाएंगे वो। ठीक है, तो वो लोग क्या था, किसानों से उपज को खरीदना ही छोड़ दिए। दूसरा कारण था 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल 1/4 रह गया था। क्यों? क्योंकि ये लोग जो कर्ज दिए थे, जब देखे कि स्थिति खराब होने वाली है उस राष्ट्र की, तो उससे अपना कर्जा लेने के लिए जबरदस्ती दबाव डालने लगे। ठीक है, तो वो राष्ट्र किसी तरह से इनका कर्जा चुका रहा था। और राष्ट्र यदि, कोई भी देश यदि कर्जा चुका रहा है किसी तरह से, तो वहां के लोगों की हालत क्या होगी, बहुत ही खराब होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस देश में अपना कुछ पैसा रह ही नहीं जाएगा जो वह लोगों में क्या करे, संचालित कर सके। ठीक है, जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी। ठीक है, तो देखिए कई चरण उठाए गए। चूंकि पैसा हर देश से वापस खींच लिया अमेरिका ने, तो जो भी पैसा था वो एक जगह पे क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। तो क्या हो गया, अन्य देशों की स्थिति और खराब हो गई। अन्य देश जो निर्यात कर रहे थे अपने सामानों का अमेरिका के लिए, वो अमेरिका ने क्या किया, उस पर इतना सीमा शुल्क लगा दिया कि वह अमेरिकी राष्ट्र के अंदर पहुंचकर वह माल क्या हो गया, 2 गुने से भी ज्यादा कीमतों पर बिक्री होने लगा। ठीक है, तो वहां का लोकल जो सामान था वो सस्ता था और वहां का जो बाहर से सामान आता था वो महंगा था। तो लोग वहां के लोकल ही सामान को तो खरीदेंगे। तो इस तरह से अमेरिकी सरकार ने अपनी सुरक्षा तो की, लेकिन अन्य जो आयात हो रहा था जो अन्य देशों से, उसे क्या किया उसने, उसकी कमर एक तरह से उसने तोड़ दी। और देश चूंकि निर्यात नहीं होगा, एक तो पहले कर्जे में डूबे हुए हैं, दूसरे नंबर यदि उनकी व्यापार नहीं होगा उनका,
तो उनकी हालत और भी खराब हो जाएगी। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी जरूरी चीजें कुर्क कर ली गई, यानी जब्त कर ली गई। 20 के दशक में जो भोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी वह धूल के गुबार की तरह रातों रात काफुर हो गई। यानी स्थिति क्या हो गई? बहुत खराब हो गई। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्जे वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े सकते में डाल देने वाले हैं। 1933 से तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे। 1929 से 32 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कर्जे जो बांटे थे उनकी वापसी नहीं हो पा रही थी। लोग क्या थे? एक तो बेघर हो गए थे, दूसरे नंबर बेरोजगार हो गए थे। तो लोग चुकाएंगे कहां से? और जब लोग चुकाएंगे नहीं उन कर्जों को तो इनकी स्थिति क्या होगी? खुद भी बहुत खराब हो जाएगी। यद्यपि 1935 तक ज्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी वह जल्दी मिटने वाली नहीं थी। अब आइए देखें भारत के संदर्भ में महामंदी क्या रही। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकत्रित हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी? क्योंकि भाई युद्ध तो कुछ ही राष्ट्रों के बीच में हुआ, लेकिन इसका प्रभाव क्या था? पूरी दुनिया पर पड़ रहा था। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती थी और उससे दुनिया भर में लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्थाएं और समाज प्रभावित हो उठते थे। तो देखिए, यही कहा गया है, हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि जो विश्व का निर्माण है, यानी संपूर्ण विश्व को, इस चैप्टर में हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं उसका प्रभाव पूरे विश्व पर एक साथ पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम चूंकि अपने निजी क्षेत्र की बात न करके, किसी सीमित क्षेत्र की बात न करके पूरे विश्व की एक साथ चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये घटनाएं पूरे विश्व में एक साथ घट रही हैं और इनका प्रभाव भी पूरे विश्व में पड़ रहा है। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 34 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहां भी कीमत नीचे आ गई। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरने लगी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे।
बंगाल के जूट पटसन उत्पादकों को ही देखिए, ये कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखाने में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्जे ले लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मूल न मिल के कारण खराब हो गई। वे दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवि ने लिखा था, चलो भाइयों नगद की उम्मीद में और ज्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर ना उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसाकर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपए मन भाव। ठीक है, पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब गए। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है अंग्रेजी शासन की रणनीति थी। वह यहां से क्या कर रही थी, ज्यादा से ज्यादा खानों से सोने का खनन कर रही थी और ले जाकर इंग्लैंड में उसका विक्रय कर रही थी या इंग्लैंड में रख रही थी, जिससे इंग्लैंड की स्थिति सुधर सके। उन्हें भारत की कोई भी फिक्र या चिंता नहीं थी और न ही यहाँ के लोगों की थी। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी जमीन पर बधा बधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यवर्गीय वेतन भोगी कर्मचारी। ठीक है, मध्यवर्गीय वेतन भोगी कर्मचारी आप लोग जानते ही हैं, जैसा कि पढ़े लिखे जो शिक्षित मध्य वर्ग होते हैं, जिसमें आपको क्या आते हैं, डॉक्टर हो गए, जैसे वकील हो गए या क्लर्क हो गए या शिक्षक हो गए, जो लोग सर्विस में थे या सरकारी महकमों में नियुक्त थे, जिन्हें सैलरी मिलती थी, उनके ऊपर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो किसान थे उनकी हालत क्या थी, खराब थी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आए।